हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आने की जरूरत है, चूँकि हमारा चैप्टर का नाम ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भाई व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो चलिए इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे बहुत ही आराम से देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, मीडियम चेंज करने का मतलब क्या हुआ? सपोज ये हमारा एक रे है। अब ये रे जो है, ये रे हमारा पहले था एयर में, है ना। पहले ये जो था ये कहाँ पे था? एयर में। तो इसका मीडियम पहले एयर हो गया। अब एयर से अब सपोज ये आ गया हमारा किस चीज़ में? ग्लास में आ गया। तो एयर से ग्लास में जैसे ही आएगा तो ये क्या हुआ? अपने मीडियम को क्या कर दिया? ये चेंज कर दिया। तो जैसे ही अपने मीडियम को चेंज करेगा तो क्या होगा कि अपने पाथ से डेविएट करेगा, यानी ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा रे आ रहा है ए ओ, है ना। ये रे आया, आने के बाद एक्चुअली में जिस तरह से ये आ रहा था इसे जाना चाहिए था सीधे, है ना। कहाँ जाना चाहिए था? ये सीधे जाना चाहिए था। लेकिन सीधे ना जाकर क्या हुआ? थोड़ा सा अपने पाथ से भटक गया, थोड़ा सा डेविएट कर गया, मुड़ गया। ठीक है। तो ये जो फेनोमेनन है ना, ये जो फेनोमेनन है अपने पाथ से डेविएट करने का, यही फेनोमेनन कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम प्रॉपरली डिफिनीशन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे passes from one medium to another medium then it deviates from its path। अपने पाथ से क्या करेगा? ये डेविएट करेगा। और यही जो डेविएशन होता है, यही जो फिनोमेनन है, ये जो घटना है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आई थिंक ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं? ये सपोज दैट हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में हम क्या देखेंगे? ये जो हमारा ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में हम क्या देख रहे हैं? ये जो रे आ रही है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे? हम लोग इंसिडेंट रे। और जो रे बेंड हुआ है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उसे हम बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टेड रे। हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ओके। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे, एक हमारा इमेजिनरी लाइन लेंगे इस सरफेस से 90 डिग्री पे, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे हम लोग? इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, ये हुआ कुछ बेसिक बात है। अब आपके मन में ये एक क्वेश्चन ये अराइज होगा कि भाई आखिर ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है? तो चलिए उससे हम डिस्कस करेंगे। उससे जानने से पहले एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो डेविएशन होगा ये मीडियम के बिल्कुल बाउंड्री पे होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीडियम के बाउंड्री पे ही बिल्कुल यहाँ से डेविएशन होना शुरू हुआ है, रे का मुड़ना शुरू हुआ है, बेंड होना शुरू हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पीछे तो जो मेन जो रीजन है, जो प्रॉपर रीजन होता है, वो होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या हम बोलेंगे? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट के स्पीड में जो हमारा चेंजिंग आती है वही रीजन है इसके बेंडिंग के पीछे, है ना। इसके लाइट क्यों आखिर बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि लाइट की स्पीड में चेंज होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइट का जो स्पीड होता है एयर में, वो होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लाइट का जो स्पीड होता है ग्लास में, वो करीब करीब होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट के स्पीड में जो वेरिएशन आया, यही वेरिएशन कहलाता है क्या? ये जो वेरिएशन है, ये इसी वेरिएशन के रीजन के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा होता है।
ठीक है ना, क्योंकि पहले इसका लाइट का स्पीड ज़्यादा था, जैसे ही ग्लास में आया तो लाइट का स्पीड कम हो गया, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस हुआ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम ये भी आगे जाकर देखेंगे कि अगर बाय द वे लाइट का स्पीड पहले के मुकाबले घट जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकता है। जाहिर सी बात है, ये रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट था, तो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ झुका, इधर की ओर झुक गया। अगर यही लाइट का स्पीड ज़्यादा होता तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है ना, यानी कि ये इधर की ओर कहीं बेंट होता, अगर उस केस में अगर बात करें तो बेसिकली जो रीजन है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है हमारा, तो ये हमारा है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम चेंज करने के साथ ही ये अपना स्पीड भी क्या कर लेता है, ये चेंज कर लेता है, जिसके पीछे हमारा रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है। तो चलिए इस बात को हम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पिछला जो चैप्टर था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके पार्ट 1 में हम क्या देखे थे कि जो लाइट का जो नेचर है ना, ये जो हमारा लाइट का नेचर है, हम बोले थे कि इसका 2 नेचर होता है ना। उसी के अनुसार हम पढ़े थे इसके बारे में, एक होता है वेव नेचर, है ना, और जो दूसरा नेचर होता है वो हमारा है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जिस कॉन्सेप्ट पे हमें बात करना है वो होता है वेव नेचर। तो लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या है, तो एक तरह का ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो अभी हमें करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइट क्या हमारा एक वेव है ना, एक तरह का वेव है। तो ये जो लाइट वेव है, हम यहाँ पे बीम ऑफ लाइट ले रहे हैं और ये किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, वेव के फॉर्म में हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारी वेव इस तरह से चलते चले आ रही है। तो हम क्या पाएंगे कि ये जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं, इसके जस्ट ग्लास के जस्ट पहले तक, कि लाइट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहा होगा। चूँकि ये एयर में है तो जाहिर सी बात है इस लाइट का स्पीड यहाँ पे रहता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लाइट का जो स्पीड रहता यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही ये एयर से ग्लास में जाएगा, जैसे ही क्या करेगा, एयर से ग्लास में जाएगा, तो इसका जो स्पीड है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, और ग्लास में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वेव का जो स्पीड है वो तो उतना ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, बिल्कुल फिक्स है। तो जो सीधी रेखा में ये जो आ रही थी उसी तरह से आती रहेगी। लेकिन अगर इस पार्टिकुलर वेव पे हम अगर गौर करें, इस पार्टिकुलर हम क्या करें, वेव पे फिलहाल के लिए अगर बाय द वे हम गौर करते हैं, तो सपोज इस पार्टिकुलर वेव का 2 एंड लेते हैं। सपोज ये जो एंड है ये हमारा P है, और ये वाला जो एंड है ये हमारा Q है। तो PQ ये जो हमारा एंड है, जैसे ही ये जो वेव है जिसका एक एंड हमारा P है, दूसरा एंड हमारा क्या है, Q है, जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगा, तो ग्लास के अंदर एंटर करते ही हम क्या देखेंगे कि इस वाले एंड का स्पीड कम हो गया। लेकिन इस वाले एंड का स्पीड तो कम हुआ है, लेकिन इस वाले एंड का स्पीड जो Q वाले एंड है इसका स्पीड तो जो था वही रहेगा, यानी इसका स्पीड कम और इस एंड का स्पीड ज़्यादा। तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि इधर की ओर ये बेंड कर गया, पहले के मुकाबले क्या हुआ, ये बेंड कर गया। चलिए अगर इस बात को आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आई हो तो हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक गाड़ी है ना, तो आगे का हम फ्रंट व्हील की अगर बाई द वे बात करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे 2 व्हील्स हैं, है ना, एक व्हील यहाँ पे हुआ और दूसरा व्हील हमारा कुछ है यहाँ पे हुआ, दूसरा वाला जो चक्का कहलाता है वो यहाँ पे हुआ, और बीच में हमारा ये शाफ्ट है। अब हम क्या देखते हैं कि सपोज इस व्हील और इस व्हील का दोनों का स्पीड सेम है। सपोज इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इस व्हील का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। हम व्हील का नाम भी दे रहे हैं, सपोज ये व्हील हमारा P है और ये व्हील हमारा Q हुआ। तो हम क्या पाएंगे कि दोनों का जब तक स्पीड सेम था ये सीधी रेखा में जाएगी, ये जो गाड़ी है ये कैसे जाएगी, ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलते चले जाएगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते चले जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, किसी कारणवश हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा व्हील है इसका स्पीड हो गया कम, है ना, इसका स्पीड क्या हुआ, कम। ये 5 मीटर पर सेकेंड से हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
लेकिन इसका स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो हम क्या पाएंगे कि ये वाला जो व्हील है ये थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा अपने कम स्पीड के कारण, जबकि ये वाला स्पीड ज़्यादा स्पीड है तो ये आगे बढ़ते चला जाएगा। और ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि लाइट का बेंडिंग कुछ इस तरह से होते चली गई। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हाल यहाँ पे भी है। हम क्या देख रहे हैं इस केस में, इस फिनोमेनन में, कि एक साइड क्या है, एक साइड में स्पीड ज़्यादा है, दूसरे साइड में स्पीड कम है, तो ओवरऑल ये इधर की ओर बेंड करते चली जाएगी। हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल क्या हो रही है, इधर की ओर बेंड करते चली जाएगी, जो कि यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका स्पीड क्या हुआ, इस एंड का कम हो गया था 3 या 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि अब हम क्या पाएंगे कि यहाँ से लेकर ये जो हमारा वेव है, ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका स्पीड बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अभी ग्लास में ट्रेवल कर रहा है और इसका स्पीड कितना रहेगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक इसका क्या रहेगा, स्पीड हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, अब हम क्या पाएंगे कि जैसे ये ग्लास से बाहर की ओर आएगा, जैसे ये क्या हुआ, ग्लास से बाहर की ओर आएगा, तो यहाँ पे सपोज इस वेव का हम फिर से हम 2 एंड लेते हैं। सपोज इस एंड का हम नाम दे दिए m और इस एंड का हम नाम दे दिए पार्टिकुलर, इस एंड का नाम दे दिए हम n। जैसे ये m एंड वाला जो वेव है ये बाहर की ओर आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्लास से एयर में आ रहा है। तो एयर में स्पीड, अब एयर में क्या हुआ, इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा। और ये वाला जो एंड है ये तो एयर में आ गया, लेकिन ये वाला जो एंड है ये अभी भी ग्लास में ही है, तो उस केस में क्या रहेगा, इसका स्पीड कम रहेगा और इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये वाला एंड आगे बढ़ेगा और ये बेचारा कुछ पीछे ही रह जाएगा। और ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि लाइट इधर की तरफ बेंड कर गया। अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए वो प्रीवियस एग्जाम्पल जो था उसी को हम फिर से कंसिडर करते हैं। सपोज ये 2 व्हील है हमारा P और Q, दोनों का स्पीड पहले के मुकाबले सेम था, पहले जो था वो सेम है 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। किसी कारणवश हम क्या देख रहे हैं कि इसका स्पीड बढ़ गया, ये वाला जो एंड है इसका स्पीड पहले के मुकाबले क्या हो गया, बढ़ गया, 5 से हो गया ये 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि Q का जो स्पीड है जो था वही है, 5 मीटर पर सेकेंड पहले भी था और 5 मीटर पर सेकेंड इधर अभी भी है। तो ये जो एंड है, ये वाला जो व्हील है ये आगे बढ़ेगा, है ना, लेकिन ये वाला व्हील पीछे ही रह जाएगा। और ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि इस गाड़ी में डेविएशन आए, ये गाड़ी बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा कुछ इधर की ओर। बस वही हाल यहाँ पे है कि एक एंड हमारा क्या हुआ, स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे एंड का स्पीड उतना का है उतना ही रह गया, जिसके कारण इसमें बेंडिंग आ जाती है, एक तरह का डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं या फिर क्या रीजन होते हैं, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा। अगर इन 2 टर्म्स को हम लोग समझते हैं तभी जाकर इस चैप्टर में बहुत आगे जाकर अच्छा कर पाएंगे। तो पहला टर्म क्या है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बहुत ही सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिएगा कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा हो वो कहलाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो वो कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें है ये वाटर, इसमें क्या हुआ हमारा है वाटर, और ऊपर में हमारा है एयर। तो हमें पता है कि एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये हुआ लाइट का स्पीड एयर में। और वाटर में स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होता है लाइट का वाटर में। तो हम क्या देख रहे हैं कि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और वाटर में लाइट का स्पीड हमारा कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर का जो है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और जो एयर है हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो ये बस कंपैरिजन की बात है कि जिसमें इस लाइट का स्पीड अगर ज़्यादा हो तो वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा, और जिसमें लाइट का स्पीड हमारा कम हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा।
चलिए एक और एग्जांपल को हम लेकर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज पहले जो हमारा लाइट था ये था हमारा वाटर में, पहले क्या था हमारा लाइट, कहाँ, ये हमारा वाटर में, ठीक है। और दूसरे ही क्षण हम क्या देख रहे हैं कि वाटर से आ गया हमारा जो वाटर के जस्ट नीचे हमारे पास है ग्लास स्लैब। क्या हमारे पास है, तो हमारे पास है ग्लास स्लैब, है ना, इस तरह से एक शीशे का टुकड़ा है। तो हम क्या पाएंगे कि इसमें वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास स्लैब में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है हमारा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या पाएंगे कि इसमें स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और इसमें कम है। तो इस पार्टिकुलर केस में जो वाटर है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ग्लास क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा हो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा, और जिसमें लाइट का स्पीड हमारा कम हो वो कहलाएगा हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब यही ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से आगे जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इनसे रिलेटेड रूल्स क्या कहलाती है, तो देखिए रूल क्या कहता है। रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे है ना, अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है, अब ये इंसिडेंट रे क्या बोल रहा है कि अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आया, है ना, ऑप्टिकली क्या हुआ, ये रेयर मीडियम से आया, किस में, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आया। जैसे पहले ये क्या हमारा एयर है, अब एयर से आ रहा है किस चीज़ में, हमारा ग्लास स्लैब में आ रहा है। तो एयर से जैसे ही ग्लास स्लैब में आएगा तो हमें पता है कि एयर में लाइट का स्पीड हमारा ज़्यादा होता है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और ग्लास स्लैब में लाइट का स्पीड कम होता है तो ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो क्या बोलता है रूल, पहला रूल हमारा ये है, ये यहाँ पे दो रूल्स हैं जो हमें समझना होगा। पहला जो रूल है ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो देखिएगा ये है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये नॉर्मल की तरफ झुक के यहाँ पे कुछ तरह इस तरह से डायरेक्शन में चलाएगा, ठीक है। ठीक उसी के जस्ट उल्टा क्या होता है कि अगर कोई लाइट है ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, जैसे यहाँ पे हम देखिए कि जो ग्लास है हमारा, ये क्या है हमारे प्लस है, ये हमारा ग्लास है। तो ग्लास से जैसे ही ये क्या होगा एयर में आएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्लास में लाइट का स्पीड होता है कम और एयर में ज़्यादा, यानी डेंसर मीडियम है ये, और ये हमारा बाहर वाला रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जैसे ही रेयर में आएगा तो लाइट का स्पीड पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये नॉर्मल के अवे बेंड करेगा, है ना, ये नॉर्मल के क्या करेगा, अवे बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर बहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे, है ना, व्हेन अ लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal, and when a light ray passes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। इस बात को हम और भी अच्छे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब लाइट का स्पीड पहले के मुकाबले घट जाए तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और पहले के मुकाबले अगर लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागते चला जाएगा। यही होता है। ये जो दो बेसिक फंडा है इन्हें हमें दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यही दो बेसिक फंडा से पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें समझना है। अगर ये हम समझ गए होंगे तभी बेहतर तरीके से आगे जाकर आगे की बातों को हम समझ पाएंगे। तो इन्हीं बातों को समझते हुए हम आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, है ना, एक टॉपिक हम लेकर चलते हैं। ये टॉपिक क्या है, द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इंटू ग्लास एंड इंटू एयर, है ना। यहाँ पे डबल फेनोमेनन हम देखेंगे। तो डबल फेनोमेनन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे आया। अब ये रे आया, अब यहाँ से यहाँ तक तो एयर था, एयर से जैसे ही ग्लास में जाएगा तो पहले के मुकाबले इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले के मुकाबले जब इसका स्पीड कम हो गया तो हम क्या पाएंगे कि ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, है ना। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट कहाँ था, इधर की ओर था, ये नॉर्मल की तरफ झुका, इस तरफ झुका, और हम क्या देखें कि इस तरह से यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये चलते चला जाएगा, है ना, ओ से लेकर बी तक चलते चला गया। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ये जो हमारा एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये जो रे है ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या पाएंगे
कि अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये तो यहाँ पे आएगा, चूँकि ये ग्लास में है तो ग्लास में चूँकि जब तक ये मीडियम चेंज नहीं करेगा तब तक तो इसका स्पीड सेम रहेगा, और स्पीड सेम रहेगा तो कोई भी कहीं भी बेंडिंग नहीं आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मीडियम हो गया चेंज, पहले ये जो ग्लास था, ग्लास से हमारा आ गया फिर से एयर में। तो रियलिटी में ये क्या चाहेगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, लेकिन ये तो बढ़ नहीं पाएगा, है ना। क्यों उसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएगा? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है क्या कि ये जो अपना मीडियम है ये चेंज कर रहा है। पहले ये ग्लास में था, अब ये एयर में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले जो इसका स्पीड है वो क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले इसका स्पीड हो जाए मतलब बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि जैसे ही पहले से के मुकाबले इसका स्पीड बढ़ेगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें पता है कि ये रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट था, ये नॉर्मल से क्या हुआ, नॉर्मल इधर है, ये इधर की ओर बेंड कर गया, नॉर्मल से दूर भाग के चला गया। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम जरा सा गौर फरमाएंगे फिर से। तो ये जो हमारा एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। इस ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा जो कि इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल जैसा काम किया आता है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल हमारा ये रहेगा। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी हमारा आर रहेगा। उसके बाद ये जो एंगल हमारा है ये वाला मिला, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हम बोलेंगे, और ये जो फाइनली जो रे बाहर आया है इसे हम इमर्जेंट रे भी बोलेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा इमर्ज यही हो रहा है। ठीक है, और ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस केस में जितना एंगल आई रहेगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात पे और ध्यान दिया जाए कि रियलिटी में एक्चुअली में सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है ये कहाँ जाना चाह रहा होगा, ओवरऑल इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए था ये तो इधर की ओर होना चाहिए था, लेकिन ये हम क्या देखें कि रे इधर की ओर ना आके ओवरऑल ये इधर की ओर आ गया। तो ये जो हुआ यहाँ से ये क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया, यहाँ से यहाँ रे क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। इसीलिए इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि भाई कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है और ये हमारा क्या हुआ, इमर्जेंट रे है, और इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहा क्या होगा जब कोई एंगल रहे ही नहीं, बिल्कुल मतलब नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट हम करवाते हैं, 90 डिग्री पे हम एंगल को इंसिडेंट करवाते हैं सरफेस पे। तो उस केस में हम क्या पाएंगे कि कोई भी डेविएशन नहीं होगा, है ना। इस केस में हम क्या पाएंगे कि कोई भी डेविएशन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन भाई मेरे ये है कि हम कोई भी लाइट रे लेते हैं, है ना, कोई भी हम यहाँ पे रे लेते हैं उसे हम वेव के फॉर्म में ले रहे हैं। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक ये था हमारा एयर, ये क्या था, एयर, और एयर में जब तक था तब तक इसका स्पीड कितना था, सेम था, बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था जब तक ये एयर में था तब तक। जैसे ही ग्लास में आया तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसका जो स्पीड है ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पार्टिकुलर वेव को अगर हम लेकर चले, सपोज ये जो हमारा एंड है इस एंड का हम नाम दे दिए सपोज ए, और ये वाला जो एंड है हमारा बी। जैसे ही ये वेव ग्लास में एंटर करेगा तो दोनों के दोनों एंड सेम टाइम में, है ना, दोनों के दोनों एंड सेम टाइम में इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चूँकि सेम टाइम में स्पीड कम हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा तो उसी डायरेक्शन में रह जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इस वेव पे हम गौर करें, यहाँ से यहाँ तक ये सारे का स्पीड हमारा सेम है, कम ही है लेकिन सेम है, लेकिन जैसे ही यहाँ से इधर बाहर की ओर आएगा तो हम क्या देख रहे हैं, सपोज ये हमारा एंड का नाम हम ले रहे हैं P और इस एंड का हम नाम ले रहे हैं Q। तो हम क्या पाएंगे कि अचानक से इन दोनों एंड का स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ गया, जिस कारण अभी भी जो इसका डायरेक्शन था वही हमारा अभी भी डायरेक्शन है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम और दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, इस तरह से हमारा एक ये हमारे पास एक गाड़ी है। यहाँ पे हम क्या पाएंगे, सपोज ये यहाँ पे शाफ्ट से ये जुड़ा हुआ है,
सपोज इस व्हील का नाम हम दे दे रहे हैं ए और इस व्हील का हम नाम दे दे रहे हैं बी। अगर सपोज क्या होता है कि दोनों का स्पीड पहले के मुकाबले अचानक से बढ़ जाता है। सपोज इनिशियली इसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है अचानक से दोनों का स्पीड अगर बढ़ जाए या दोनों का स्पीड घट जाए, अगर घट कर सपोज अगर इसका 3 मीटर पर सेकेंड हुआ और इसका भी कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो हम क्या पाएंगे कि दोनों सेम टाइम में सेम स्पीड बढ़ा है, तो हम क्या पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन में ही ये ट्रेवल करेगा, है ना। अगर अचानक से स्पीड बढ़ भी जाता है, जैसे एक्सीलरेटर को दबाया जाए, दोनों स्पीड दोनों का अचानक से बढ़ जाए, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से हो जाइए 8 मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है इसका भी अगर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों सेम टाइम में दोनों का स्पीड बढ़ रहा है, दोनों एंड का, दोनों व्हील का, तो हम क्या पाएंगे कि सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते चला जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में जाना, इसका इंट्रोडक्शन जाना, तो बात पता की है कि भाई इसका इफेक्ट तो दिखना चाहिए हमारे अगल बगल, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ तो इस चीज़ का इफेक्ट होता होगा। तो चलिए हम इसी बात को एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो इफेक्ट है वो क्या बोल रहा है कि सपोज एक हमारे पास स्टिक है ना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पेंसिल लेकर चल रहे हैं। तो अगर एक पेंसिल है और उसे हम पार्शियली सबमर्ज करते हैं वाटर में, तो हम क्या पाएंगे कि जो हिस्सा वाटर के अंदर है वो थोड़ा सा बेंट फील होगा, है ना, वो थोड़ा सा बेंट लगेगा, वो अपीयर क्या करेगा, बेंट है। जैसे यहाँ पे ये छोटा बच्चा है, अब इस ये जो क्या बोल रहा है, फिशिंग कर रहा है या फिर जो कुछ भी कर रहा है, अगर इस डंडे को इस वाटर में अगर रखता है, तो देखिए पार्शियली इमर्ज्ड है, तो पार्शियली इमर्ज्ड होने के कारण क्या हो रहा है कि ये डंडा जो है, ये जो स्टिक है, ये बेंड कर रहा है ना, ये बेंड कर रहा है। एक्चुअली में ओरिजिनली स्टिक कैसा है, सीधा है, लेकिन इसे बाहर से देखने में कैसा हो रहा है, बेंट फील हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर ग्लास ऑफ वाटर हम लेते हैं, एक बीकर में हम वाटर लेते हैं, उसमें एक पेंसिल को हम पार्शियली सबमर्ज करते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि जो पेंसिल का हिस्सा वाटर के अंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा, बेंट फील होगा। तो यही होता है हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन का ही ये नतीजा है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है, किस तरह से ये काम करता है, इस बात को हम समझेंगे। तो सपोज एक हम लेते हैं स्टिक, है ना, एक हम क्या लेते हैं, स्टिक लिए हैं। अब ये स्टिक है, ये पार्शियली है इमर्ज्ड इन वाटर है ना। पार्शियली हम क्या देख रहे हैं कि आधा जो स्टिक है ये ऊपर है और आधा स्टिक पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। आधा स्टिक पानी के ऊपर है और आधा स्टिक पानी में डूबा हुआ है। अब यहाँ पे किसी की आंखें हैं तो उसे क्या दिखाई देगा, ये जो स्टिक हमें यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है ना, ये स्टिक जो हमें यहाँ पे इस तरह से सीधा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में इस आँख को उतना सीधा दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना। उसे क्या लगेगा कि ये थोड़ा सा बेंड फील होगा, ये आँख को क्या लगेगा कि थोड़ा सा ये क्या हमारा बेंड है और स्टिक ऐसे दिखेगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में स्टिक कैसा दिखना चाहिए, तो एक्चुअली में इसे स्टिक दिखना चाहिए था कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली में स्टिक यहाँ पे हमारा पास है और लेकिन हम क्या पाएंगे कि जो स्टिक है वो ऐसे न होके थोड़ा सा बेंड दिखेगा। अब हम देखेंगे कि इसके पीछे हमारे पास क्या रीज़न है या फिर क्या लॉजिक है। हम जानते हैं कि चूँकि ये स्टिक है तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, बहुत सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम क्या किए हैं कि एक पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर करें। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, इसका हम नाम दिया हुआ है फिलहाल के लिए, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है O। अब इस O से बहुत सारे पॉइंट्स निकल रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट निकल रहे होंगे, है ना, सॉरी पॉइंट नहीं, बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे। तो चूँकि हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, तो इसलिए हमारे पास दो रे भी आती हैं, दो रेज को भी हम लेते हैं तो काफ़ी है। सपोज यहाँ से दो रेज निकला, एक रेज ये निकला और दूसरा रेज जो हमारा है ये वाला हिस्सा ये वाला निकला। अब होता क्या है, तो हम क्या पाएंगे इस पार्टिकुलर केस में हम क्या पाएंगे कि ये जो हमारा रे निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा रे निकल रहा है, पहले ये था वाटर में, है ना, पहले ये क्या था, वाटर में था, और वाटर में ये वाटर से ये जा रहा है हमारे कहाँ पे, ये जा रहा है एयर में।
तो वाटर से जैसे ये एयर में जाएगा तो क्या होगा, हमें पता है कि मीडियम चेंज कर दिया। ये हमारा कैसा मीडियम है, तो भाई ये जो हमारा मीडियम है ये है डेंसर मीडियम, है ना। और जो एयर है ये कैसा मीडियम है, तो ये है हमारा रेयरर मीडियम। तो हम देख रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा, है ना। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है अप्रॉक्स में, ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, या फिर वैक्यूम भी हम लेकर चलते हैं, तो ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट ऑफ स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, बढ़ गया। और हमें ये भी पता है कि जब लाइट का स्पीड बढ़ जाता है पहले के मुकाबले, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और लाइट का स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागता है। एक्चुअली में ये जो रे यहाँ से आ रही है, ये ओ से लेकर सी तक, इसे कहाँ जाना चाहिए था, तो इसे जाना चाहिए था लगभग इस हिस्सा में ऐसे सीधे के सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं निकला। ये क्या हुआ, ये सीधे ना निकल के ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। क्या हुआ, ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही हमारा बेंड कर गया, तो ये रे इधर की ओर चला गया। ठीक उसी तरह से दूसरा जो रे आ रही है ओ से यहाँ से ओ से लेकर डी तक, तो ये हम क्या देखें कि ये ओ से डी तक आया। अब हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे नॉर्मल दिए, तो चूंकि ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है, यानी कि पहले के मुकाबले इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, तो हम क्या पाएंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो चूंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, तो हम क्या पाएंगे कि इसका रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट यहाँ था। ठीक है, पहले के मुकाबले इसका स्पीड बढ़ गया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये क्या करेगा, बेंड करेगा। नॉर्मल तो हमारे पास ये है, तो नॉर्मल से दूर ये भागेगा, तो नॉर्मल से दूर ये क्या हुआ, इस तरह से भाग गया, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सपोज किसी का आँख है ना, यहाँ पे एक हम ह्यूमन आई लेते हैं, या किसी भी जानवर का भी अगर आँख लेंगे तो उससे मतलब नहीं। यहाँ पे अगर सपोज कोई आदमी है, ठीक है, तो इस आँख को क्या लगेगा, इस आँख को थोड़ा ना पता है ये रे ऐसे आया होगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होके इस तरह से आया होगा, ये रे दूसरा वाला जो रे है ओडी वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होके आया होगा। इसे क्या लगेगा, इसे हो लगा होगा कि ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, तो इसे लगा हो ना हो जरूर ये पीछे से आया होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज एक आदमी है, अब एक बंदा इस तरह से आया है, एक बंदा दूसरा जो है इस तरह से जा रहा है, तो इस आदमी को क्या लगेगा कि अरे यार हो ना हो ये जरूर पीछे आपस में जरूर एक नई जगह मिला होगा, है ना। इन दोनों का जो सोर्स है चलने का, चाहे वो नाश्ता करके चले या कुछ भी चले, हो ना हो ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी ना कभी रहा होगा, तब जाके एक इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा ये डाइवर्जिंग डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इस आँख को भी यही लगेगा कि एक जो पहला वाला जो रे है ये इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, दोनों डाइवर्जिंग है, इन दोनों को हम पीछे की ओर करेंगे। जैसे ही हम दोनों को पीछे की ओर करेंगे तो इस आँख को ऐसा आभास होगा कि दोनों जो रेज हैं यहाँ से सेम पॉइंट से इमर्ज आउट हो रही है ना। और ये जो इमर्ज आउट हो रही है, तो हम क्या पाएंगे कि इस आँख को देखना चाहिए था ऑब्जेक्ट ओ, लेकिन ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस ओ को ना देखेगा, और यही ओ का इमेज बनाएगा आई पे, और यहाँ पे इमेज आई को दिखेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ओ का इमेज आई पे बना, ठीक उसी तरह से हर एक पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट हुआ या ये पॉइंट हुआ, सबका इमेज कुछ इस तरह से बनते चला जाएगा, और ओवरऑल जो आँख है, आँख को जो इमेज दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, और ये जो छड़ी है ये बेंट दिखाई पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है कि अगर एक हम स्टिक को पार्शियली इमर्ज हम करते हैं वाटर में, तो हम पाएंगे क्या कि जो छड़ी हमारा है, जो स्टिक है, वो थोड़ा सा बेंट नज़र आता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या पाएंगे, तो दूसरा जो हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं वो हमारा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइट, है ना। एक अगर बाई तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या पाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा पानी में है तो ये थोड़ा सा अपने सरफेस से उठा हुआ दिखाई पड़ता है ना। अपने सरफेस से क्या होता है, ये उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हम क्या किए हैं कि एक हम एम्प्टी बेसिन लेते हैं, है ना। एक एम्प्टी हम क्या करते हैं, बेसिन लेते हैं, खाली बेसिन लेते हैं।
इस बेसिन में हमें क्या करना है कि एक कॉइन को रख देना है। ये हुआ हमारा क्या हुआ, एक तरह से ये हमारा कॉइन हुआ, है ना। इस एम्प्टी बेसिन में हमें क्या करना है, तो हमें इस कॉइन को यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। अब इस कॉइन से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये रेज आ रही है, अगर ये ऐसे जाती है ना, तो क्या होता कि इस आँख को दिखाई पड़ता, ये जो कॉइन है ये दिखाई पड़ता, क्योंकि यहाँ से रे, लाइट का जो रे है यहाँ से होकर आँखों तक जा रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं से दूसरे का लाइट का जो सोर्स होगा वहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही होगी। खैर इतना हमें जब जाना नहीं है, फिलहाल के अभी हमें यही देखना है कि यहाँ से अगर ये आँखों तक जा पाती, ठीक है, तो इस आँख को ये जो कॉइन है ये दिखलाई पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्स्टिकल आ जाता है ना, ये जो बीकर का जो वाल है यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल के रूप में काम करेगा, जिसके कारण इस आँख को ये जो कॉइन है ये नहीं दिखेगा, है ना। ये हम देखेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम जो बेंडिंग हो रहा है, मैक्सिमम जो रेज जा रही है वो इधर से चली जा रही है, और इस आँख को ये कॉइन दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम क्या पाएंगे कि जैसे ही इस बीकर में हम पानी को भरते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि पानी के भरते इस आँख को कॉइन अब दिखने लगा, है ना। इस कॉइन को इस आँख को कॉइन दिखने लगा। क्यों? कि ये जो कॉइन यहाँ पे था अब दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर की ओर, है ना। ये जो कॉइन पहले यहाँ पे था, ये जो अब कॉइन है ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये ऊपर की ओर दिखाई देगा। अब हमें पता है कि ये चूंकि कॉइन है तो इसमें बहुत सारे हम पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, तो चलिए हम एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। फिलहाल ये हमारे पास पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, चूँकि इस पॉइंट से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे रेज निकल रहे, तो यहाँ पे हम दो रेज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन दिखाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को दिखाने के लिए कम से कम हमें दो रेज हमारे पास होना जरूरी है। हमें दो रेज को कंसीडर करना ही होगा। तो हम दो रेज कंसीडर करते हैं। पहला कंसीडर हम करें ओ से ये जो रे है हमारा ये ए तक जा रही है। अभी जैसे ही हम OA कंसीडर करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जैसे यहाँ पे हम रखें पहले नॉर्मल, यहाँ पे हम क्या लेंगे पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पे हुआ तो इस रे को कहाँ जाना चाहिए था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चल जाना चाहिए था। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि ये है भाई मेरे वाटर, और वाटर जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है ना। ये कैसा मीडियम हमारे पास है, डेंसर है। और ये जो दूसरा मीडियम है ये है एयर, ठीक है। और जो एयर होता है ये एयर कैसा मीडियम होता है, तो एयर हमारा होता है रेयरर मीडियम, है ना। एयर होता है रेयरर मीडियम, ठीक है। तो चूंकि एयर रेयरर मीडियम होता है तो जैसे ही रे, ठीक है, जैसे ही रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो इसका स्पीड पहले के मुकाबले क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले के मुकाबले चूंकि इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। ये नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मली हमारा यहाँ है तो नॉर्मल से ये दूर भागेगा। तो ये हो क्या हुआ, तो ये बेंड कर गया, जाना था इस डायरेक्शन में लेकिन जाएगा ये अब इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल से ये क्या हुआ, बेंड कर गया, है ना। दूर भागते हुए ये बेंड हमारा क्या हुआ, करते चला गया, ठीक है। सेकेंड जो रे आ रही है हम ले रहे हैं O से B, है ना। सेकेंड जो रे हम लिए हैं वो कहाँ से कहाँ लिए हैं, O से B की ओर लिए हैं। अब यहाँ से जैसे ही O से B लिए तो यहाँ पे भी हम इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब जैसे ही नॉर्मल कंसीडर किए तो ये जो OB है ये कहाँ जाना चाहिए था, तो ये सीधे डायरेक्शन में चलते चला जाना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, सीधे डायरेक्शन में चलते चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये मीडियम चेंज कर रहा है ना। ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसका जो लाइट का जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, हमारा पहले के मुकाबले बढ़ जा रहा है। तो चूंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है तो ये क्या होगा, ये बेंड करेगा। और किधर की ओर बेंड करेगा, तो ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। और हम क्या पाएंगे कि ये इस तरह से चला गया। अब ये चूंकि देखेंगे कि ये दोनों रेज आपस में डाइवर्जिंग है, इनको हम पीछे की ओर ले जाएंगे, है ना। ताकि ऐसा लगेगा कि ये जो रे है यहाँ से ना आकर इसका सोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये जो कॉइन है यहाँ पे दिखाई देने के बदले थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देगी, है ना, थोड़ा सा राइज्ड वे में दिखाई देगी। तो यही रीज़न है कि जो अगर कोई कॉइन हमारा अगर वाटर में है तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका एक नेक्स्ट इफेक्ट हम और देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अ पूल ऑफ वाटर, है ना,
अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस देन एक्चुअली इट इज। हम क्या पाएंगे कि सपोज एक पूल ऑफ वाटर है ना, एक वाटर का सोर्स हमारे पास है, एक पूल ऑफ वाटर है, इस तरह से पानी है। अब इसका हम देखेंगे कि जो सरफेस है वो एक्चुअली में तो ये वाला है ना, एक्चुअली में सरफेस क्या है हमारा, ये नीचे वाला है। लेकिन इस आँख को अब ये नीचे का जो ओरिजिनल सरफेस है, ये सरफेस नहीं दिखाई देगा, कभी भी इसे ओरिजिनल सरफेस दिखाई देगा ही नहीं। इसे क्या लगेगा कि ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा उठा हुआ है ना, एक्चुअली में सरफेस यहाँ पे है, लेकिन जो सरफेस रहेगा कहाँ पे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो देखिए ये इतना क्या हुआ, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इस बात पे हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या पाएंगे। सपोज यहाँ पे ये चूंकि ये सरफेस है तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ओ, ठीक है। अब इस ओ से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 2 रेज लेंगे। अब 2 रेज लेंगे तो यहाँ से एक रेज को हम कंसीडर कर रहे हैं ओ से ए की ओर। तो हम क्या देखते हैं कि ओ से जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे हम लेकर चलते हैं एक नॉर्मल, है ना, एक हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब नॉर्मल कहते हैं इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट कहाँ की ओर जा रहा होगा, कुछ इधर की ओर जा रहा होगा, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। लेकिन चूंकि इसका लाइट का जो स्पीड है वो क्या हुआ होगा, अब लाइट का स्पीड हो गया होगा, बढ़ गया होगा। लाइट का स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया। अब लाइट का स्पीड बढ़ेगा क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा है क्या, वाटर, है ना, ये हमारा है वाटर, और वाटर हमारा क्या होता है, एक डेंसर मीडियम होता है ना। कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है। और जो एयर है हमारा, एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है ना, ये कैसा है हमारा, रेयरर मीडियम है। और हमें पता है कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा, डेट मीन्स जब वाटर से एयर में जाएगा लाइट, तो उसका स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। और स्पीड, जब भी लाइट का स्पीड बढ़ता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। तो ये नॉर्मल से क्या हुआ, दूर भागा और इस तरह से बेंड कर गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, ओ से ये बी तक आया, यहाँ पे ये नॉर्मल रहा, लाइट का स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ गया था, इसे रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर, इधर की तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, है ना। नॉर्मल से क्या होगा, हमारा बेंड कर जाएगा। अब ये जो आँख है, इस आँख को क्या लगेगा कि अगर ये डाइवर्जिंग केस में जा रहा है तो जरूर हो ना हो ये कुछ इस तरह से आया हुआ होगा। इसे अब ये नहीं लगेगा कि सोर्स एक्चुअली में ये है, इसे लगेगा कि यहाँ पे हमारा सोर्स कहीं यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि इसके नज़र में रेज इधर से निकल रही है। तो चूंकि यहाँ पे सोर्स रहा होगा तो इस आँख को ले क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट दिखाई देगा एक्चुअली में आई पे थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देगा। और इस तरह से सारे पॉइंट्स, ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम कंबाइन कर दें तो ये ओवरऑल जो सरफेस है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है कि जो लड़के स्विमिंग पूल में आज तक नहीं नहाए होते हैं, जब वो ऊपर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पानी बहुत कम है, हम डूबेंगे नहीं, पानी क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम है, और ये कूद जाते हैं। जब ये कूद जाते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि हो पानी तो बहुत ज़्यादा है यार, है ना, एक्चुअली में जितना हम सोचे तो उससे ज़्यादा है। अगर उससे स्विमिंग नहीं आती है तो उन्हें थोड़ा सा तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ भी लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब हम लेते हैं। अब इस ग्लास स्लैब को आपके बुक्स पे जो लिखा हुआ है उस पर आप रख दो, है ना, इस ग्लास स्लैब को। तो हम क्या पाएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स थोड़ा सा ऊपर की ओर उभरे हुए नजर आएंगे, ऊपर की ओर ये उठे हुए नजर आएंगे। सेम लॉजिक, जो लॉजिक हम यहाँ पे पाए हैं वही लॉजिक हमारे पास यहाँ भी रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को जानने से पहले कुछ और भी हम बातों पे गौर करेंगे। ठीक है, जैसे अब कोई मछुआरा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हम पानी लेकर चलते हैं, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं पानी लेते हैं, तो पानी जो कि हम ब्लू कलर से यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज इस तरह से यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, इस तरह से क्या है हमारे पास, पानी है। अब कोई मछुआरा जो कि कुछ एरो या कुछ खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं, कुछ नुकीला वेपन से मछली का शिकार करता है। सपोज यहाँ पे हमारा ये मछली हुई, यहाँ हमारी क्या हुई, मछली है। एक्चुअली में मछली का फिगर हमें बनाने नहीं आएगा, तो ये मछली हुई। अब होता क्या है, यहाँ पे कोई ये मछुआरा है, अब इसे शिकार करना है, तो एक्चुअली में ये मछली तो जिससे दिखाई देगी नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि मछली तो पानी में है और ये बाहर है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिटी में तभी देख सकते हैं जब दोनों के दोनों सेम मीडियम में हो। अगर सपोज ये आदमी है, अब ये आदमी हवा में है, कहाँ ये एयर में है,
ठीक है। अगर हम एयर में हैं और एयर में ही ऑब्जेक्ट को अगर देखें तभी हम ओरिजिनली ऑब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो हम कभी भी, है ना, कभी भी ओरिजिनली ऑब्जेक्ट को हम नहीं देखते हैं, उसके इमेज को हम देखते हैं। जैसे अगर ये मछली है पानी में और ये कहाँ है, एयर में, तो मीडियम हो गया चेंज, अब होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो कभी भी ये रियलिटी में मछली को नहीं देख पाएगा, ये रियलिटी में कभी भी फिश को ये कंसीडर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज है। चलिए यहाँ पे हम एक मछली इस तरह से दूसरे कलर से बना लेते हैं, है ना, ये कभी भी इस फिश को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो नहीं देख पाएगा तो क्या होता है कि इससे अनुमान होता है, जैसे इस फिश का यहाँ पे इमेज बन गया, इस फिश का इमेज कहाँ पे बना, थोड़ा सा राइज्ड की ओर, ऊपर की ओर ये इस फिश का इमेज बन गया, और इससे अनुमान होता है कि कहाँ पे हम भाला फेंकेंगे, कहाँ पे हम भाला मारेंगे, कि ये एक्चुअली में इमेज को ना जाके इस इमेज को हिट ना करके इस ऑब्जेक्ट को ही हिट करे, है ना, इस मछली को ही हिट करे, इस फिश को ही हिट करे, तो इन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जो हम लोग हैं, है ना, जो नए नवेले हैं, जिन्हें इस तरह से मछली का शिकार नहीं करने आता है, हम लोग कहाँ पे हिट करेंगे, हम लोग इमेज पे हिट करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट पे तो हिट करेंगे ही नहीं, तो हम लोगों से शिकार नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक और बात कि अगर हम जिस मीडियम में है, हम जिस मीडियम में है, अगर ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम में है, तभी हम ऑब्जेक्ट को रियलिटी में देख पाते हैं, अदरवाइज हम कभी भी ऑब्जेक्ट को रियलिटी में नहीं देख पाएंगे। जैसे कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये हमारा है पानी, ये हमारा क्या है, पानी, ये हो गया वाटर, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एयर, हम यहाँ पे क्या है, एयर में है, ठीक। अब एयर से जैसे हम वाटर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, चाहे हम एक मछली देखें या केकड़ा देखें या स्नेल देखें या फिर इसका सरफेस ही क्यों ना देखें नीचे वाला, कभी भी हम इसे नहीं देख पाएंगे। हम जब भी देखेंगे तो इन सारे ऑब्जेक्ट को, इमेज को ही देख पाएंगे, कभी भी रियलिटी में हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को रियलिटी में नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे हम इमेज को ही देखेंगे। हाँ, हम एयर में हैं और इस एयर में यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक मोबाइल रखा हुआ है, तो हम, हाँ, ये सही बात है कि इस मोबाइल को हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, क्योंकि हम भी एयर में हैं और मोबाइल भी एयर में है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, यही आदमी पानी के अंदर चला जाता है और भी ये बाहर से ये मोबाइल को देखना चाहेगा, तो ये कभी भी मोबाइल को रियलिटी में नहीं देख पाएगा। ये जब भी देखेगा तो मोबाइल को इमेज कहीं देखेगा, मोबाइल के इमेज कहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम होगा ही चेंज, यहाँ पे एयर है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। तो मीडियम जैसे ही चेंज होगी तो रियलिटी में आदमी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, एक्चुअली में उसके इमेज को ही देख पाता है। चलिए इस बारे में और भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे जब हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, जब हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जब हम पढ़े थे तो हम क्या पाए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, हम पढ़े थे उस वक्त लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़े थे कि जैसे सपोज यहाँ पे कोई मिरर है, तो हम क्या पाए थे कि अगर एक रे है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, हम इस तरह से पढ़ते हैं। और दूसरा क्या देखे थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है, तो इस बात को हम और भी अच्छे तरीके से देखें उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास है ग्लास स्लैब, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लास स्लैब, ठीक है, ये हमारे पास है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे हम बाहर में हमारे पास है एयर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि सपोज कोई रे आया और यहाँ पे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो रियलिटी में ये कहाँ जाना चाह रहा होगा, ये जैसे जाना चाह रहा होगा, ये सीधे ही जाना चाह रहा होगा, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसका स्पीड पहले के मुकाबले घट जा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। कहाँ की तरफ बेंड करेगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये जो रे है, ये एक्चुअली में ये जो रे है यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक जा रही है, कैसा, ये कौन सा रे है, तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, है ना, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। और ये जो रे है, ये जो ग्लास के अंदर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है, तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना, हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये हो हमारा रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, तो इसके भी दो लॉज हैं। जैसे
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 लॉज थे, है ना, उसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे 2 लॉज हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, तो पहला लॉ हमारा ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम टू सेम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़े थे वही है कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में दिखलाई पड़ेंगे, सेम प्लेन में दिखलाई पड़ेंगे। यानी कि तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो 2D में ही दिखना चाहिए भाई मेरे, 3D में नहीं दिखना चाहिए, सेम प्लेन में ही दिखना चाहिए। सेकेंड लॉ क्या कहती है, तो सेकेंड लॉ में गौर करते हैं, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्या बोल रही है कि ये जो है हमारे पास सपोज 2 मीडिया है, हम दोनों मीडिया को क्या कर दे रहे हैं, दोनों मीडिया को हम कर दे रहे हैं फिक्स। ठीक, सपोज दैट ऊपर के लिए हम ले लिए है एयर और नीचे वाले ये हमारे पास है ग्लास। तो ये हमारा मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया फिक्स है। जो लाइट का जो रे है ये जा रहा है एयर से, कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा ग्लास में जा रहा है। तो जो इस केस में इसका साइन वैल्यू, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू, यानी हम लेंगे अगर साइन आई, है ना, हम क्या लेंगे, अगर हम लेंगे साइन आई, क्या लेंगे हम, साइन आई। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइन आई अपॉन यहाँ पे जो साइन आर हम लेंगे, ठीक है ना, साइन हम आर लेंगे। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा फिक्स रहेगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे एयर टू ग्लास की अगर भाई तो हम बात करें, कोई भी दो हम मीडिया लेते हैं, तो जो साइन आई है और साइन आर है, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा एक्चुअली में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना। एक्चुअली में क्या रहेगा, हमारा ये फिक्स रहेगा एक दिए हुए मीडिया के तौर पे, है ना, एक दिए हुए मीडिया में पेयर ऑफ मीडिया में। अब हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मीडियम हम दोनों को फिक्स रखते हैं, मीडिया हम दोनों को फिक्स रखते हैं कि हाँ इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है उस केस में। और ये जो वैल्यू है साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू है जो हमारा बार बार कांस्टेंट आ रहा है, एक्चुअली में इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, आई थिंक अभी आपको उतने अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, हम ये बात जानते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज क्या हो रहा है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक लेते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में क्या हुआ कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे हम डाल दिया क्या, नॉर्मल। ये जाना चाहिए था इधर की ओर, लेकिन थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा। हम थोड़ा सा ये नॉर्मल को थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ हमारा नॉर्मल। तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे, तो क्या पाया गया, क्या देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, ये सपोज यहाँ पे है 37 डिग्री, कितना है, 37 डिग्री। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एक्चुअल में पाया गया सपोज 24 डिग्री, ठीक है। ये 37 डिग्री है और ये हमारे पास है 24 डिग्री। अब उस केस में हम क्या देखेंगे कि जब हम क्या पाएंगे कि इन दोनों का साइन वैल्यू का रेशियो, यानी कि साइन 37 अपॉन साइन 24, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि साइन 37 का जो वैल्यू होता है 0.16 होता है और साइन 24 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.4 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यह आएगा लगभग हमारे पास है 1.5, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली में रहेगा 1.5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि दोनों के दोनों एंगल हैं, सेम यूनिट के हैं, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी किसी तरह का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस एंगल को चाहे कितना भी बढ़ाएं या घटाएं, है ना, इस एंगल को हम चाहे कितना भी बढ़ाएं या घटाएं, अगर जिससे जैसे इसे हम बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन भले ये एंगल चेंज हो जाए, हो सकता है ये 37 से 40 हो जाए और ये 24 से 26 हो जाए, इट डजेंट मैटर, लेकिन इन दोनों के साइन का रेशियो हम निकालेंगे तो फिर से ये 1.5 ही आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये हम नॉर्मली तौर पर अपने मन से एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, साइन का जो रेशियो रहेगा, ये हमेशा 1.5 ही रहेगा। अगर हम एक
अगर हम एक मीडियम हम एयर लेते हैं और दूसरा जो हमारा मीडियम है अगर हम ग्लास लेते हैं, उस केस में हम ऐसा पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखें साइन आई बाई साइन आर के टर्म में, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कुछ एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के भी सेंस में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें ग्लास देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे सपोज यहाँ पे हमारा ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब क्या हो रहा है, एयर से कहाँ जा रहा है, ये हमारा ये ग्लास में जा रहा है। सपोज ये हमारे पास है एयर और यहाँ पे हमारा है क्या, ग्लास। तो एयर से जैसे ही ग्लास में जाएगा तो इसका लाइट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसके हम रेशियो को लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, इसके हम रेशियो को लेकर चलेंगे। सपोज ये पहले था एयर में, ये क्या था हमारे पास है, पहले कहाँ था, ये एयर में था। जब ये एयर में था, एयर से जैसे ही ग्लास में गया तो एयर में लाइट का स्पीड होता है कितना होता है भाई मेरे, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि फिर से 1.5 ही आएगा, फिर से क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। देखिएगा दोनों का रेशियो 10⁸ कैंसिल, मीटर पर सेकंड कैंसिल, और 3/2 हो जाएगा 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.5 ही आएगा। तो ये हुआ किस टर्म में, तो हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्पीड ऑफ लाइट के भी टर्म में लेंगे तो बात हमारा वही आएगी। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक मीडियम 1 है और दूसरा हमारे पास जो मीडियम है वो हमारा मीडियम 2 है ना। एक मीडियम हमारा 1 है, दूसरा मीडियम 2 है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मानना है तो हम क्या पाए, मीडियम 2 लेना है तो हम क्या करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 V1 अपॉन V2, हम इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे भी हम लेकर देखेंगे। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, जो पिछला वाला हम लिए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन दोनों के स्पीड को हम क्या किए, रेशियो निकाले तो हमारा 1.5 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अपने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। वो क्या है कि when light is going from one medium, ठीक है ना, to another medium, the value of refractive index is called relative refractive index। हम क्या कहिए थे पहले, जो भी हम एग्जांपल लेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें वाटर निकालना है ना, ये सपोज वाटर है ना, और यहाँ पे हमारा एयर है। तो इस केस में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो हम सिंपल सा बात है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पे जो ग्लास है इसके बदले हम वाटर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन निकालना है तो यहाँ पे एयर का एयर ही रहेगा और यहाँ पे केरोसिन रखेंगे। लेकिन इसके बाद एक और टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट क्या होगा उस केस में, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज पहले ऊपर में यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लास स्लैब है ना, और ग्लास स्लैब को ऊपर में, ग्लास स्लैब के ऊपर में क्या हो रहा है, इस तरह से पानी है, और ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और ऊपर में हमारे पास क्या है, वाटर है। तो उस केस में जब वाटर से जैसे ग्लास में रेज आएंगी, वाटर से जैसे ग्लास में रेज आएंगी, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए दूसरा जो पॉइंट है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, आप यहाँ पे वैक्यूम को लेकर, वैक्यूम को ना लेकर आप एयर भी एज्यूम कर सकते हो, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक हम निकाले थे, है ना, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट किए थे, है ना, उसमें किससे लिए थे, एयर से किसी दूसरे एक स्पेसिफिक मीडियम में हम लेकर चले हैं। तो उस केस में हम क्या पाएंगे, उस केस में जो भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा था उसे हम इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई थिंक अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इतने देर से बोलने जा रहे हैं, है ना, और आप भी सुने जा रहे हो। अब इसके पीछे मतलब भी तो चलाना चाहिए, आखिर क्या लॉजिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट का जो रेज है वो जा रही है तो पहले के मुकाबले इसका स्पीड या कितना गुना ये हमारा बढ़ जा रहा है या फिर कितना गुना हमारा घट जा रहा है।
जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा लाइट का रे कहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है वाटर में, कहाँ से आ रहा है हमारा, ये एयर से क्या आ रहा है, ये हमारा वाटर में आ रहा है। तो जैसे ही एयर से वाटर में आया तो 1.5 गुना इसका लाइट का जो स्पीड है वो घट गया। या फिर हम उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ही अगर ग्लास से एयर में जाएगा अगर लाइट से, तो 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना इसका लाइट स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। ये बताता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास ये कुछ चार्ट है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 ही होता है, यानी वैक्यूम से एयर में आएगा तो लगभग उतना ही स्पीड रहेगा। हाँ, वैक्यूम से या फिर एयर से जब आइस में जाएगा तो लाइट का स्पीड 1.31 गुना क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा लाइट का स्पीड। वाटर में जाएगा तो इतना 1.33 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अल्कोहल में अगर जाएगा तो 1.36 गुना घट जाएगा। हाँ, उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल से जैसे ही एयर में जाएगा तो 1.36 गुना बढ़ जाएगा लाइट का स्पीड। सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे ही एयर में जाएगा 1.43 गुना बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है डायमंड, है ना। डायमंड कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, यानी कि जैसे ही लाइट डायमंड में जाएगा, एयर से डायमंड में जाएगा तो 2.42 यानी 2.5 गुना के करीब करीब लाइट का स्पीड घट जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ रूबी है, एक तरह का पत्थर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.71। तो हम क्या पाएंगे कि जो रूबी हमारे पास है, जो पत्थर है, लाइट जैसे ही एयर से रूबी में जाएगा तो 1.71 गुना ये क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड घट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65 है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, क्राउन ग्लास का होता है 1.52, बेंजीन का होता है 1.50 कुछ, ठीक है। तारपीन ऑयल का होता है 1.47 और केरोसिन का होता है 1.44। तो ये कुछ है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कॉमन सब्सटेंस है जो हमें एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि अगर बाय द वे क्या होगा कि कोई रे है ना। अब कोई रे है, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना। क्या हम करते हैं कि कोई हमारे पास रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, सपोज ये हमारे पास एक मीडियम हो गया, है ना, और यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास एक और मीडियम हो गया, ठीक है। एक मिनट, हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया 2, है ना, और ये मीडियम हमारा है 1। क्या होगा कि इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगा तो, है ना, ट्रांसपेरेंट है ये दोनों, ये क्या है हमारा मीडियम 2 ट्रांसपेरेंट है। तो लाइट क्या हो रही है कि जब लाइट का जो रे है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए और जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलते चला जाए। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सेम हो जाएगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब क्या होएगा, सेम हो जाएगा, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। जब कोई भी बेंडिंग नहीं होगी तो ये जो, और रिफ्लेक्शन जरा सा भी नहीं हो रहा है, जब भी हो रहा है रिफ्रैक्शन ही होना था जो कि वो भी नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये जो मीडियम 2 है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इनविजिबल हो जाए। तो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है हमारी, मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, जरूर से जरूर ही देखी होगी। अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो हम क्या पाएंगे कि ये जो हमारे महोदय हैं, ये घड़ी पहनते हैं और घड़ी में एक स्विच होती है, जैसे ही ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है ना। ये क्या हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये तभी पॉसिबल है कब, जब हमारे जैसे हमारे शरीर को क्या करना है, इनविजिबल करना है। तो हमें शरीर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब दोनों सेम हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर शरीर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब 1 हो जाएगा तो कोई भी ह्यूमन बॉडी गायब हो सकती है ना। आप मान के चलो आपके टेबल पे जो बुक है, अब इस बुक को गायब करना है तो इस बुक का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, है ना, इस बुक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम एक तो हम ट्रांसपेरेंट कर दें और उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम 1 कर दें तो ये बुक क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। खैर ये बात की बात है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा चला जा रहा है, तो इसलिए आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इतना ही को लेकर चलना है। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। और ध्यान दीजिएगा एक और बात कि अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या एक्स्ट्रा इंक्वायरी के लिए हमें इस नंबर पे ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे लेक्चर को फॉलो करते हैं, हमारे लेक्चर को देखते हैं,
तो तभी ये फायदा करेगा जब आप पेन एंड पेपर लेकर आप बैठोगे, आप कॉपी और पेन लेकर बैठोगे, नोट्स को नोट डाउन करते चलोगे साथ ही साथ, तभी आपको फायदा करेगा। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से कुछ खास प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोट्स आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाए, है ना, हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो अब कुछ नहीं जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। आप सिंपली जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो एस प्रकाश क्लासेस, वहाँ पे हमारी चैनल आ जाएगी, उसे आप ज्वाइन करो। इसके थ्रू आपके सारे नोट्स PDF के फॉर्म में या फिर PPT के फॉर्म में आपको मुहैया करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी अनदर इंक्वायरी के लिए और भी दूसरे चैप्टर के लेक्चर के लिए आप हमें कांटेक्ट करो। हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके लिए तत्पर है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है ना, घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।